शुरुआत, माय लाइफ बिजनेस की शुरुआत, इस विचार की शुरुआत अपने आप से होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बिजनेस शुरू किससे होता है? तो ये बिजनेस शुरू होता है अपने आप से। और ये बिजनेस कहां खत्म होता है? और ये बिजनेस खत्म होता है अपने से। तो इस बिजनेस की शुरुआत ही अपने से होती है और इस बिजनेस का एंड भी अपने से होता है, क्योंकि अपने आप में बदलाव बहुत ही जरूरी है। कुछ साल पहले बिजनेस हमारे लाइफ में आया, मुझे बताया गया कि सर 90% से ज्यादा लोग फर्स्ट टाइम आरटीपी अटेंड कर रहे हैं। क्या मैं सही हूं? 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस आरटीपी को अटेंड किया है। तो इन लोगों के लिए, इन सब लोगों के लिए छोटा सा मेरा जो परिचय है वो परिचय मैं संक्षिप्त में देना चाहता हूं। मेरा नाम मानिक भास्करराव जाधव। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस में सन 2013 को मैंने शुरुआत किया था। इस बिजनेस में एक फार्मूला काम करता है दोस्तों, उस फार्मूले का नाम है ABC फार्मूला। जैसे हम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए जब जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए शुरुआत जो अल्फाबेट्स हमें सिखाए जाते हैं उस अल्फाबेट A से शुरुआत होता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। हमें यही सिखाया जाता है। हमारे टीचर, हमारे अध्यापक, हम जब स्कूल में जाते हैं तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इसी से हमारी अंग्रेजी विषय की सोच शुरू होती है। और इस बिजनेस की शुरुआत भी ABC से ही होती है। लेकिन इसमें A का कुछ अलग अर्थ है, B का कुछ अलग अर्थ है और C का कुछ अलग अर्थ है, क्योंकि ये बिजनेस अपने से शुरुआत होता है और ये बिजनेस अपने पे आकर ही रुकता है। तो ये जो ABC फार्मूला क्या है? इधर A फॉर एप्पल नहीं चलता, इधर B फॉर बॉल नहीं चलता, इधर C फॉर कैट नहीं चलता। तो इधर एक फार्मूला काम करता है A फॉर एक्सीडेंट। जरा जोर से बोलो, A फॉर एक्सीडेंट। इस बिजनेस में आया हुआ हर एक बंदा, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, एक्सीडेंट से ही आता है। ऐसा सोच मुझ के नहीं आता कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे आईटीसी बनना है, मुझे 2,10,00,000 लेना है, मुझे इसी बिजनेस से घर करना है, मुझे इसी बिजनेस से मर्सिडीज लेना है। यह सोच नहीं होती। वो आता है एक्सीडेंट से। किसी जान पहचान वालों ने बताया कि माय लाइफस्टाइल नाम की एक कंपनी है और आपको मेरे साथ शुरू करना है। तो अपन ने चलो उसको ना बोल सके इसलिए 10,000 रुपए देके हमने बिजनेस को शुरू किया। क्या मैं सही हूं? किसी रिश्तेदार ने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया, उसको ना नहीं बोल सकते थे इसलिए 5-10 हजार देके हमने इस बिजनेस को शुरू किया। किसी मीटिंग में जाके बैठे, उस मीटिंग में जाने के बाद वो एक्साइटमेंट देखने के बाद अच्छा लगा और फिर जोश में हमने इस बिजनेस को शुरू किया। सही है? किसी प्रोडक्ट को परचेस किया, किसी ने हमें चैंपियन तेल बताया, किसी ने हमें महावरुराज बताया, किसी ने हमें फेयरनेस क्रीम बताया, किसी ने हमें लिव अगेन के बारे में बताया। तो प्रॉब्लम चल रहा था शरीर में, तो प्रोडक्ट परचेस किया 200-250 रुपए का और फिर प्रोडक्ट का रिजल्ट लेने के बाद ऐसा लगा कि चलो करके देखते हैं। ऐसा नो? तो A फॉर एक्सीडेंट। हम इस बिजनेस में एक्सीडेंट से आए हैं, जानबूझ के नहीं आए, सोच समझ के नहीं आए। बाद में पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन शुरुआत में पता ही नहीं था क्या है। जिसने लाया उसको ही हम गालियां देते थे, साले ने फंसाया। 5-10 हजार रुपए लिए, अभी दिख भी नहीं रहा, दिखने के बाद देखा था उस साले को। ऐसा ना? शुरुआत में हम दुखी होते हैं क्योंकि हम एक्सीडेंट से बिजनेस में आते हैं और उसके बाद हम ए से बी पे चले जाते हैं। बी का मतलब होता है इस बिजनेस में बिल्ड अप द बिलीव सिस्टम। बी फॉर बिल्ड अप द बिलीव सिस्टम। हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। बी फॉर बिलीव, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम आरटीपी अटेंड किया है।
इसलिए हमारा विश्वास बढ़ा है। क्यों विश्वास बढ़ा है? क्योंकि हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया है। क्यों विश्वास बढ़ा है? क्योंकि हमने कोई टूर, कोई कॉन्टेस्ट अचीव किया है। क्यों विश्वास बढ़ा है? क्योंकि हमने बड़े बड़े सेमिनार देखे हैं। क्यों विश्वास बढ़ा है? क्योंकि हमने जलगांव में जाके दिगंबर सोने साहब का डायमंड सेलिब्रेशन देखा है। क्यों विश्वास बढ़ा है कि 2016 में जो आज के टॉप लीडर है, उन टॉप लीडरों में खामगांव में आके मेरे होम टाउन में मेरा एनटीसी का सेलिब्रेशन देखा है। इससे विश्वास बढ़ा है। क्यों विश्वास बढ़ा है? भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी शंभुकानंद हॉल में बैठ के तालियां ठोकते थे, इसलिए विश्वास बढ़ा है। विश्वास बढ़ने लगता है। विश्वास बढ़ने लगता है। जब हम दंदी मैडम को सुनते हैं तो विश्वास बढ़ने लगता है कि परिवार का कोई मुखिया अपन को छोड़ के जाता है तो कोई अपना नहीं होता। उस समय ये बिजनेस अपने को सहारा दे सकता है। ये विश्वास आने लगता है। तो आते तो है एक्सीडेंटली, लेकिन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने के बाद हमारा बिलीव सिस्टम बढ़ने लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। समझ में आ रहा है? यस। और उसके बाद आता है सी। तो अगर डायमंड बनना है, अगर आईटीसी बनना है, अगर 2,10,000 तक पहुंचना है, तो हमें बी से उठकर सी में जाना जरूरी होता है। और सी का मीनिंग होता है हमारे बिजनेस में कॉन्शियस होना। सी फॉर कॉन्शियस। जरा जोर से बोलो, कॉन्शियस। सी फॉर कॉन्शियस। और जो लीडर, जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्शियस होकर काम करता है, वही 2,10,000 तक, आईटीसी तक या फिर डायमंड तक जाता है। तो ए फॉर एक्सीडेंट, बी फॉर बिल्ड अप द बिलीव सिस्टम, और सी फॉर कॉन्शियस। ये 3 फार्मूला, एबीसी वाला फार्मूला हमारे धंधे में काम करता है। और दोस्तों 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। जो मैंने सीखा है कि अगर 100 लोगों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया, 100 लोगों ने, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, अगर 100 लोगों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया है तो ये 100 में से सिर्फ 10 लोग ही टीसी बनते हैं। 100 में से 10 लोग टीसी बनते हैं। अभी जो 10 लोग टीसी बने हैं, वो हर एक बंदा एसटीसी नहीं बनता। ये 10 में से सिर्फ 5 ही लोग एसटीसी बनते हैं। 10 बन गए टीसी, लेकिन 10 में से 5 लोग एसटीसी बन गए। अभी मजे की बात बताता हूं, ये जो 5 एसटीसी बने हैं, ये 5 के 5 एनटीसी नहीं बनते। इन 5 में से सिर्फ 2 ही एनटीसी बनते हैं। अभी और मजे की बात बोलता हूं, ये जो 2 एनटीसी बने हैं, वो सब के सब आईटीसी 2,10,000 तक नहीं पहुंचते। ये 2 में से कोई एक बंदा या फिर बंदी हो, वो आईटीसी बनती है। तो बिजनेस शुरू किया 100 लोगों ने, लेकिन उस मकाम पे पहुंचने कितने लोग पहुंचे? 100 में से सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि अगर उसकी स्टोरी आप पूछोगे कि तुम कैसे बने, तो वो भी बोलेगा मैं भी एक्सीडेंटली आया था, मैंने भी आरटीपीस, एटीपीस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड किया, लेकिन मैंने बहुत जल्दी कॉन्शियस होने की शुरुआत की, मतलब जिम्मेदारी लेना शुरू किया। और वो जिम्मेदारी लेने के बाद अपने आप मेरा टीम बनते गया, मेरा सीलिंग बनते गया, और मुझे ही पता नहीं मैं आईटीसी और डायमंड कैसे बना। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक फार्मूले ने काम किया है, एक फार्मूले ने काम किया है, और फार्मूले का नाम है एबीसी। जरा जोर से बोलो, एबीसी। इस फार्मूले को जीवन में कभी मत छोड़ो। ए फॉर एक्सीडेंट, बी फॉर बिल्ड अप द बिलीव सिस्टम, एंड सी फॉर कॉन्सेप्ट। दोस्तों गाड़ियां जो चलती है ना 4 व्हीलर रास्ते पे, इसी एबीसी फार्मूले से चलती है। ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। अगर इसमें प्रॉब्लम आया तो नजर हटी, घटना घटी। एकदम बढ़िया लोग है, एकदम सुपर।
सेंटेंस खत्म होने के पहले ही बोलते हैं दुर्घटना घटी। और ये दुर्घटना घटने के लिए जिम्मेदार कौन? हम। क्योंकि मैंने पहले बोला था इस बिजनेस की शुरुआत किससे शुरू होती है? हमसे। और इस बिजनेस का एंड किधर होता है? हम पे। तो यही तो है दोस्तों, सक्सेसफुल इंसान और अनसक्सेसफुल इंसान के सोच में जो फर्क है वो फर्क इधर दिखता है। क्योंकि सक्सेसफुल इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है और अनसक्सेसफुल इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो अपनी भी जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पे डालने की कोशिश करता है कि तू संभाल। आज भी इस प्रोग्राम में ऐसे कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने 2500 रुपए दिया नहीं, उसके अपलाइन ने मतलब जबरन उसको उठा के इस आर्टिकल में बिठाया और उनके सामने हमें खड़ा किया डिगू सर ने, सौरभ भाई ने। भैया ये एबीसी फार्मूला काम करता है और इसी फार्मूले के ऊपर ये इंडस्ट्री चलता है। वैसे ही आज के 10 साल पहले मैं भी इस बिजनेस में आया एक्सीडेंटली, और इस बिजनेस में आने से पहले हर एक बंदा कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, उसी प्रकार से मैंने भी काम किया। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने पहला मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया मेरे गांव में। देहाती भागों में मैं रहता हूँ, किसान का खेत मजदूरी करने वाले फैमिली में मेरा जन्म हुआ और हमारे गांव में 7वीं कक्षा तक जिला परिषद की स्कूल हुआ करती थी, आज भी वही स्कूल है। तो 7वीं कक्षा तक मेरे गांव में मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैं मेरे मामा जी के यहाँ पढ़ने के लिए गया। 8वीं 9वीं 10वीं मैंने मेरे मामा जी के यहाँ पे पढ़ाई किया। उसके बाद जिस तहसील में मेरा गांव रहता था खामगांव, विदर्भ में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, और उसमें खामगांव नाम का तहसील है, उसमें मैंने मेरा 11वीं 12वीं का एजुकेशन कंप्लीट किया। और 12वीं के बाद महाराष्ट्र में 2 साल का एक डिप्लोमा हुआ करता था, आज भी है, जिस डिप्लोमा का नाम है डीएड। अगर डीएड किया तो फिर हम प्राइमरी टीचर बनते हैं। ओके, तो मेरा पहला बेसिक क्वालिफिकेशन इस बिजनेस के पहले एचएससी डीएड, 12वीं के बाद 12th के बाद मैंने 2 साल का ये डिप्लोमा कंप्लीट किया। और ये डिप्लोमा जैसे ही मेरा एंड हुआ, तुरंत महाराष्ट्र में परभणी डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद में मेरा पहला जॉब मैंने शुरुआत किया एज अ प्राइमरी टीचर। पहली से 7वीं कक्षा तक जो बच्चे होते थे उनको मैं पढ़ाता था। ये मेरा लाइफ का पहला जॉब एज अ प्राइमरी टीचर। लेकिन जब मैंने 3 साल तक उस क्षेत्र में काम किया अध्यापक बोल के, मन में वो संतुष्टता नहीं थी, वो सैटिस्फिकेशन नहीं था। क्योंकि बचपन से गरीबी को देखा था, माँ को दूसरों को खेती में जाके देखा था, पिताजी को दूसरों के खेती में जाके काम करते हुए देखा था, और बचपन से यही संस्कार मन में डाला गया था कि एजुकेशन से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर एजुकेशन लेना है, बुद्धिमानता खुद को मानना है, तो एजुकेशन लेना जरूरी है। तो फिर मैंने इन सर्विस बीए कंप्लीट किया, बैचलर इन आर्ट। और ये बैचलर इन आर्ट होने के बाद 3 साल के बाद मेरा बीएड को नंबर लग गया। बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, 1 साल का एजुकेशन का एक डिप्लोमा होता है महाराष्ट्र में। तो मैंने मेरा बीएड कंप्लीट किया और ये बीएड कंप्लीट करने के लिए मुझे प्राइमरी टीचर के जॉब को छोड़ना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा। क्योंकि मुझे अगर हायर एजुकेशन लेना है, बीएड करना है, तो रेगुलरली करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने प्राइमरी टीचर को जॉब को छोड़ा, रिजाइन दिया, और फिर 1 साल तक मैंने मेरा ये डिप्लोमा कंप्लीट किया बीएड। जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, तुरंत रिजल्ट लगने के बाद परभणी डिस्ट्रिक्ट में एक संस्था में मैंने 8वीं 9वीं 10वीं को बच्चे को पढ़ाना शुरू किया एज अ माध्यमिक टीचर। पहले मैं 1ली से 7वीं कक्षा तक बच्चे को पढ़ाता था, अब मैं थोड़ा सा हायर बच्चों को पढ़ाने लगा, 8वीं 9वीं 10वीं को संस्था में। 4 साल तक एज अ माध्यमिक टीचर काम करते, वहां पे भी मुझे सर्टिफिकेशन नहीं आता। तो फिर मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का सोचा, और जैसे मैं जॉब पे लग गया तो फिर 2 साल तक मैंने एक्सटर्नल एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया। 2 साल का ये डिग्री होती है, एमए मास्टर इन आर्ट साइकोलॉजी में, मानस शास्त्र में मैंने एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया।
उसके बाद फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी कंप्लीट किया, समाजशास्त्र में। तो मेरे पास अभी 2 पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां थी, एक था साइकोलॉजी का और दूसरा था सोशियोलॉजी का। तो 3 साल का प्राइमरी टीचर का जॉब और 4 साल का माध्यमिक शिक्षक का जॉब, इन 7 साल के एक्सपीरियंस के बलबूते पर मेरा एमएड को नंबर लग गया, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ नांदेड़। एमएड ये एजुकेशन फील्ड की सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। एमएड बोले तो मास्टर इन एजुकेशन। तो ये डिग्री मैंने कंप्लीट किया आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट एमएड। और एमएड कंप्लीट होने के बाद सन 2001 में मैंने मेरे लाइफ का तीसरा जॉब शुरू किया और वो था डीएड कॉलेज पे एज अ लेक्चरर, अधिव्याख्याता, प्रोफेसर, एमएड के बाद। और 2001 में मेरा पहला पोस्टिंग परभणी में लगा, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ हिंगोली और उसके बाद नांदेड़। ऐसे 3 जिलों में मैंने 12 साल तक बच्चों को पढ़ाया, डीएड बीएड के बच्चों को पढ़ाया। और इसी दौरान मैंने मेरा एमफिल कंप्लीट किया, मास्टर इन फिलोसॉफी। एक थीसिस हुआ करता था उस समय, और उस थीसिस के ऊपर संशोधन करके विद्यापीठ में हमें एक रिसर्च पेपर देना पड़ता था। तो ये एमफिल 1 साल तक मैंने एमफिल का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने पेट एग्जाम पास किया और मुझे पीएचडी करना था, पीएचडी डॉक्टर इन फिलोसॉफी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे डॉक्टर दामोदर बालकृष्ण भिंगारकर, वो मेरे गाइड थे पीएचडी के। और मेरा पीएचडी का जो थीसिस का नाम था मराठी में था, क्योंकि हम मराठी मीडियम से पढ़ते थे। तो मराठी का ये सब्जेक्ट था वारकरी संप्रदाय संत जनाबाई का योगदान। एक कवयित्री थी वारकरी संप्रदाय में जिनका नाम है संत जनाबाई। तो संत जनाबाई के ऊपर मैंने मेरा पीएचडी का काम शुरू किया, डॉक्टर इन फिलोसॉफी। और वो काम करते करते इस बिजनेस का और मेरा संबंध आ गया। जिस दिन इस बिजनेस प्लान को मैंने देखा दोस्तों, उस समय मेरा महीने का सैलरी था 54,000। 54,000 की सैलरी थी। मैं लेक्चरर था, डबल एमए एमएड एमफिल था, पीएचडी का काम चल रहा था। और उसी दौरान किसी बंदे ने इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी दिया कि सर ऐसे एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हो तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। विश्वास तो नहीं था कि ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री मेरे लिए नई थी। मैंने सुना था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैंने सुना था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन क्या सुना था, कुछ गलत तरीके से मैंने सुना था। मैंने सुना था कि ये चेन का बिजनेस है, मेंबर बनाना पड़ता है, लोगों को फंसाने वाला बिजनेस है, लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को गलत तरीके से हिप्नोटाइज करना पड़ता है, सपने दिखाना पड़ता है और लोगों को फंसाने का धंधा है, ऐसा मैंने सुना था। तो जो गलत फहमियां मार्केट में होती है कि ये कंपनी आ गई, उसने ये किया, ये कंपनी आ गई, वो बंद पड़ गई, ये लूटा, इसके पैसे डुबाए, ये चेन बंद हो गई। तो ऐसे हमारे जमाने में भी आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में ये सब चीजें थी, चल रही थी। आज भी लोग आपको सवाल पूछते हैं कि हमने इसके पहले ऐसे कुछ कंपनी में काम किया था लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं बने, हमारा बहुत लॉस हो गया। मिलते क्या नहीं मिलते लोग आपको? हमें भी मिलते थे कि मैंने 1 लाख रुपए भरा था, उसने बोला था 2 लाख रुपए हो गए लेकिन कंपनी भाग गई। ऐसे बहुत सारे लोग उस समय में भी थे। तो वो जो लोगों का फीडबैक था वही फीडबैक मेरे मस्तिष्क में भी डाला गया कि ये ऐसा धंधा चलता नहीं है। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, जिस बंदे ने इस बिजनेस में मुझे लेके आया वो मेरे से उम्र में छोटा था, मेरे से एजुकेशन में कम लिखा पढ़ा था, और सैलरी की अगर बात करूं तो उसकी सैलरी और मेरी सैलरी कुछ भी मिलती जुलती नहीं थी, बहुत कम था। वो महीने का 5-6 हजार रुपए कमाता था,
मैं महीने का 54,000 रुपीज कमाता था। मैं AA में MAd MPhil था, मेरा PhD का काम चल रहा था। और वो जो बंदा है वो एक प्राइवेट स्कूल में 3,000 रुपए 4,000 रुपए महीने की सैलरी पे बच्चे को ट्यूशन लेता था, पढ़ाता था। मेरे से उम्र में लगभग 12-15 साल छोटा था। और आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, जिस बंदे ने इस बिजनेस में मुझे लेके आया वो मेरा स्टूडेंट था। जिसको मैंने बीएड कॉलेज में पढ़ाया 2 साल, वो मेरा इस बिजनेस का अपलाइन था, स्पॉन्सर था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर आप कैसे क्लोज हुए? यस कि आपकी पढ़ाई लिखाई देखने के बाद ऐसा लगता है, आपके बात करने का तरीका देख के ऐसा लगता है, आपको क्लोज करना ये कोई आम इंसान की बात नहीं है। आप कैसे क्लोज हुए? तो दोस्तों मैं आपको बोल दूं, मैं प्लान को देख के नहीं क्लोज हुआ। प्लान देखने के बाद जो 5-10 मिनट का कन्वर्सेशन होता है, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, क्लोजिंग बोलते हैं, पता है आपको? आप लोग करते हो क्लोजिंग? यस वो जो 10 मिनट का हमारा जो वार्तालाप हुआ था, उस वार्तालाप को देख के मैंने 30,000 रुपए दिए थे। उस दिन से मैंने निष्कर्ष लगाया कि प्लान देख के बहुत कम लोग जुड़ते हैं। प्लान के बाद जो वार्तालाप होता है आमने सामने बैठ के, उस वार्तालाप में अगर दम रहा तो आप किसी को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और सच्ची में बोलूं तो सच्चाई ये है, उसी बात को हम लोग डरते हैं। जाऊं क्या नहीं जाऊं, बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ बोला तो, कुछ गलत तरीके से देखा तो, और उस डर को हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में हम डाल के इस बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मानिक जाधव जैसे लोग, ललित डोंगरे सर जैसे लोग, दिगंबर सोनवणे सर जैसे लोग, सौरभ संदान सर के जैसे लोग आपके भी लिस्ट में है, लेकिन डर के कारण हम उसको ना प्लान दिखाते हैं, ना उसकी क्लोजिंग के लिए अपने आप जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डर होता है नहीं आया तो। मैं इस बच्चे के नॉलेज को देख के नहीं ज्वाइनिंग हुआ। मैंने बोला मैं एक्सीडेंटली बिजनेस में 15-20 मिनट का जो वार्तालाप था, वो सब वार्तालाप का सारांश मैं अगर बोल दूं तो मैं सवाल पूछता था, वो जवाब देता था। मैं बोलता था ऐसी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई। वो बोलता था आपने कितनी किया? तो मैंने बोला मैं नहीं किया, लेकिन मैंने सुना। तो ऐसे हमारा वार्तालाप चला 15-20 मिनट, आधा घंटा। और उस आधे घंटे के बाद लास्ट का उसने जो बॉम्ब डाला, एक होता है नॉर्मल बॉम्ब, एक होता है सुतली बॉम्ब, एक होता है क्या बोलते उसको, उस बॉम्ब, और एक होता है डायरेक्ट बड़ा वाला एटम बॉम्ब। और वो एटम बॉम्ब उसने मेरे ऊपर डाला, और वो एटम बॉम्ब फूटने से पहले 30,000 रुपए मुझे निकालना पड़ा। तो एटम बॉम्ब ये था, उसने सीधा मुझे डायरेक्ट बोला, सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। मैंने बोला हाँ। 2 साल तक आपने मुझे पढ़ाया? मैंने बोला हाँ। मैंने 35 मिनट का आपको प्लान दिखाया? हाँ। उसके बाद आधा घंटे से मैं आपको ज्वाइनिंग हो जाओ सर, ज्वाइनिंग हो जाओ सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने बोला हाँ। अभी मेरी सुनो, जब तक आप 30,000 रुपए नहीं दोगे तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। मुझे चाहिए मतलब चाहिए, और ये मेरा अधिकार है, क्योंकि आपने मुझे 2 साल तक पढ़ाया। और जैसे ये सेंटेंस किचन में
काम करने वाली मेरी बीवी ने सुना तो वो किचन के बाहर आई, मुझे बोली ओ, हमारे महाराष्ट्र में ओ बोलते, ओ, अहो अहो अहो, हाँ इकडे या, इकडे या म्हणजे अंदर आ, इकडे या. मैं उठा, मैं बोला कुछ बोलेंगी, तुम क्या इंसान हो? मैं बोला हाँ. ये बच्चा कितनी टाइम से आपको सुना रहा है बेचारा, कितना टाइम हुआ है, वो सिर्फ रोने का बाकी है, बाकी सब किया. और वैसे तो आप किधर भी बैठते हो, किसको भी खिलाते हो, किसको भी पिलाते हो. ये बच्चा उसके लिए 30,000 रुपए, उसको कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है, ये बच्चा उसके लिए 30,000 रुपए मांग रहा है, आप नहीं दे रहे. कुछ तो शर्म करो, दे दो. फिर क्लोजिंग. फिर मैंने चेकबुक निकाला, आईडीबीआई बैंक का चेक निकाला, 30,000 रुपए उसके हाथ में डाला, ये ले और उठ. और इसके बाद मुझे मुंह मत दिखा. उसने चेक तो लिया, अपना जो बैग बिग था वो पैक किया और उठने लगा. और उठने के बाद दरवाजे पे जाके ऐसा मुड़ के मेरे तरफ देखा और बोला सर मैं फिर आऊंगा. मैंने बोला इधर आ, आप क्यों आएगा? मैं बोले जो 30,000 रुपए आपने दिए उसके प्रोडक्ट देने के लिए आऊंगा. मतलब वो प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए और तू भी नहीं चाहिए, क्योंकि साले घर में झगड़ा लगा है तूने तेरे ज्वाइनिंग के चक्कर में. वो हंस के चला गया. और 7 दिन के बाद वो बंदा फिर मेरे घर पे आया, आके पूरा मस्त 2 थैलिया में ऐसा प्रोडक्ट भर के लाया, 9A5 ये वो फैमिली की. उस समय इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे दोस्तों, एक ही ब्रांड का ऑर्डर और 5-6 प्रोडक्ट थे. तो ये सब थैली भर के उसने लेके आया, फिर टीपॉय पे रखा, बोला मैडम ये आपके लिए, सर ये आपके लिए, ये बच्चों के लिए, ऐसा वैसा. मैंने बोला हो गया, चल निकल. फिर वो निकला, दरवाजे पे जाके फिर मुड़ के देखा, सर मैं फिर आऊंगा. पंद्रह 20 दिन के बाद बीवी ने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, सोप समाप्त हो गया घर का. तो बीवी बोली सोप मंगाओ बहुत बढ़िया है. मैंने बोला रुक, उसको नहीं आना चाहिए घर पे. उसके बाद और 7 दिन चले गए और मैं ऐसा पीरियड में जा रहा था, दोपहर का समय था, बुधवार का दिन था और मैं पीरियड में जा रहा था बच्चों को पढ़ाने के लिए. उसी समय मेरे मोबाइल में एक एसएमएस आया और एसएमएस आने के बाद उसमें लिखा था इन योर अकाउंट क्रेडिट बाय 564 रुपीज क्रेडिट बाय माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग. तो मेरे मन में सवाल आया कि साला अपन ने कुछ नहीं किया. 21 दिन पहले अपन ने इस बिजनेस को शुरू किया, प्रोडक्ट लिया 30,000 का, ये 564 रुपए आए कहां से? तो पीरियड पे जाना था, तो फिर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया और 45 मिनट का पीरियड होने के बाद मैंने बोला पीरियड होने के बाद बोलते हैं उसको क्या है, तो क्योंकि कुछ तो एसएमएस आया और पैसे की बात हो रही है. और वैसे मैं टीचर था, तो वैसे टीचर लोग कंजूस. तो जब पैसा देखा तो मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी आ गया, साला है कुछ तो. फिर पीरियड होने के बाद जब मैं स्टाफ रूम में गया तो मैंने खुद उसको फोन लगाया कि बेटा ये जो आया है एसएमएस क्या ये रियल है? हम बोला रियल है. क्या पैसा आता है? पैसा आता है. और उसने फिर सवाल पूछा, सर नेक्स्ट बुधवार को भी चाहिए? मैंने बोला हाँ. तो फिर आता हूं
मिलने आता हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये हर हफ्ते में इतना आएगा। अभी बुधवार आया तो नेक्स्ट बुधवार को इतना आएगा। तो मुझे ऐसा लगा एक बार हुआ तो हर बुधवार को आएगा अभी। तो मैंने बोला आजा, और दूसरे दिन वो आया मस्त पैकी। वो अकेला नहीं आया, उसके अपलाइन को लेके आया। ये लोग बड़े होशियार होते हैं, इनसे बच के रहना जरूरी होता है। तो उसके अपलाइन को लेके आया। तो उसका जो अपलाइन था वो पुणे से आया। उसके पास नगर, उसके पास एकदम बढ़िया सा कार नया नया लिया हुआ इंडिगो ईसीएस, एकदम ब्रांड न्यू कार। और वो चलाते चलाते मेरे घर के सामने आया। हम क्वार्टर में रहते थे, प्रोफेसर लेक्चर कॉलोनी में, परगणी में, जिंतूर रोड पे। तो आया मस्त पैकी। फिर सुबह 12-1 बजे आया। फिर वो आया, उसका अप्लाई को लेके आया। फिर सर आओ, बोला आजा सर, ये मेरे सीनियर है, फलाना फलाना नाम है, ऐसा ऐसा है सर, और इनके माध्यम से मैं काम करता हूँ। ये हर बुधवार में कैसे आते हैं यही आपको समझाएंगे। तो मैंने बोला कितना टाइम लगेगा? तो बोला 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने बोला ओके। चाय पानी हुआ। फिर उसने समझाने की कोशिश किया कि सर ये कैसे हर बुधवार को आते हैं। तो 15 मिनट तक हमारा गपशप चला। फिर उसको मैंने सवाल पूछा कि सर ये जो आप हर बुधवार की बात करते हो, आपको आता है क्या? आप तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। बोला हाँ आता है, हर बुधवार को आता है। तो जिस बुधवार को मुझे 564 रुपए मिले, उसने अपना एसएमएस मुझे दिखाया कि सर जिस बुधवार को आपको 564 रुपए मिले, उसी बुधवार को मुझे इतना मिला। तो जब मैंने वो एसएमएस देखा तो मैं देख के हैरान हो गया। उस हफ्ते का उसका इनकम था 98,000। तो जब मैंने उसका 98,000 का फिगर देखा, मैंने सर ये रियली है? एक हफ्ते का इनकम 2,000 रुपए कम 1 लाख रुपए को। बोला हाँ रियली है। उसने बैंक स्टेटमेंट दिखाया, सब कुछ ये दिखाया, देखो सर हर बुधवार को आता है, ये देखो। मैंने तुरंत कैलकुलेशन लगाया, साला 1 लाख रुपए हफ्ता, महीने का 4 लाख। और फिर मन में सवाल आया कि सर ये जो हफ्ते का आप इतना कमाते हो, आपका एजुकेशन कितना है? तो उसने मुझे पूछा, उसने मुझे बोला सर आप विश्वास नहीं करोगे, रियली बोलूं, सच्ची में बोलूं, मतलब सच्ची में बोलो तो मैं 12वीं नापास हूं, फेल हूं। वो बंदा मुझे बोल रहा था 12वीं फेल। और सर क्या लगता है आपको मेरा कौन सा सब्जेक्ट गया होगा? मैंने बोला तेरे बोलने से तो ऐसा लगता है तेरा अंग्रेजी गया होगा। और रियली उसने वो अंग्रेजी की मार्कशीट मुझे दिखाया, और उस मार्कशीट में लिखा था 100 में से 17। 100 में से 17 मार्क्स उसने लिया था। लेकिन हफ्ते का कितना कमाता था? और मैंने फिर देखा मैं महीने का कितना कमाता था? 54,000। और वो हफ्ते का कितना क्या कमाता था? तो फिर मैंने सोचा साला गड़बड़ किधर है, इसमें गड़बड़ है क्या उसमें गड़बड़ है? और फिर मुझे जवाब मिला दोस्तों, ना उसमें गड़बड़ है ना इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ है तू किस ट्रैक पे चल रहा है। उसके बाद मुझे पता चला साला बंदे में दम होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो बंदा जिस धंधे में रहता है उस धंधे में अगर दम है तो धंधे में अपने आप है। और फिर मैं अंदर से फूट गया, मोटिवेट हो गया कि साला 12 फेल इंसान 98,000 रुपीज हफ्ते का ले रहा है। साले तू इतना पढ़ा लिखा है, तू तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना? तो जितने भी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे, सुन लो मेरी बात। आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके ट्रैक में प्रॉब्लम है। ट्रैक में प्रॉब्लम है तो बुद्धिमानता इसमें है। ट्रैक को बदलो, ट्रैक को बदलो, ट्रैक को बदलो। मैंने भी वही किया, ट्रैक को बदला। 6 महीने तक पार्ट टाइम किया और 7 में वही महीने में मैंने नौकरी का रिजाइन दे दिया।
और जो कार्यक्रम किया, पीछे मोड़ के नहीं देखा। कार्यक्रम ऐसा मजबूत किया ना, खाते पीते उठते बैठते एक ही सपना, फास्टेज जाना है, फास्ट जाना है, फास्टेज जाना है, फास्ट। अपना कंपटीशन किसी के साथ नहीं था। और मैं आपको एक सीख देना चाह रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। ये माय लाइफ का बिजनेस करते समय किसी से कंपटीशन मत करो, बिल्कुल मत करो, गलतियां मत करो कि ये क्यों आगे जा रहा है, मैं क्यों नहीं आगे जा रही हूं। बहुत सारे हमारे महिला यहां पे बैठी हुई है, मैं उनसे भी बात करूंगा। कभी किसी के ऊपर जलो मत कि ये क्यों आगे जा रही है, मैं क्यों पीछे हूं। बिल्कुल नहीं। अपना कंपटीशन साला अपने खुद के साथ रखो। अपने रिकॉर्ड अपन को ही तोड़ना है, ऐसा नो। वो सुल्तान फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, सुल्तान तुझे कोई नहीं हरा सकता, पूरे विश्व में सुल्तान को सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है, और वो है साला खुद सुल्तान। आपको इस माय लाइफ में एक ही इंसान हरा सकता है दोस्तों, और वो है आप खुद। दूसरा कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो माय लाइफस्टाइल में आपको आईटीसी डायमंड बनने से रोक सके। और ये भी बड़ा विश्वास के साथ बोलता हूं, कोई नहीं टक्कर में, तुम्हारी कोई नहीं टक्कर में। सिर्फ अपने खुद के साथ कंपटीशन करना शुरू करो। तैयार हो? तैयार हो? कल से बेहतर आज काम करो, आज से बेहतर कल काम करो, कल से बेहतर परसों काम करो, इस हफ्ते से बेहतर आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में काम करो, इस महीने से बेहतर नेक्स्ट महीने में और ज्यादा काम करो, इस साल से बेहतर नेक्स्ट साल में और ज्यादा काम करो। साला आईटी से डायमंड तो कुछ भी नहीं है। यस। मेरा इंट्रोडक्शन आपको देने का एक ही मकसद था कि मैंने कितने झंडे गाड़े, मैंने क्या कार्यक्रम किया, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। आप क्या करने वाले हो ये सोच अंदर डालना शुरू करो। आप कहां से आए हो कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहां से आए हो। आपको जाना कहां है, और ये तय करने की जो जिम्मेदारी है दोस्तों, ये आपकी आपके ऊपर है। और ये ऐसे आरटीपी, सौरभ भाई, ललित सर, या फिर दिगंबर सोरने सर, या फिर डॉक्टर साहब, जितने भी आपके रिस्पेक्टेड एनटीसी, सीटीसी, प्रकाश भाई से लेके अपने न्यू सीटीसी तक, जायसवाल भाई तक, सबके साथ इन सबका सहयोग लो। इनके साथ कभी जेलसी फील मत करो, अपने डाउनलाइन के साथ कभी किसी प्रकार की स्पर्धा मत करो, अपने क्रॉस लाइन के साथ कभी स्पर्धा मत करो। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो। तैयार हो? अपने आप को प्रूव करो। दूसरों की लाइन क्यों बढ़ रही है तो उसकी लाइन कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर एनर्जी मत वेस्ट करो। ना 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 ना, गलत है, गलत है। उससे बेहतर आपकी लाइन कैसे बढ़े उसके ऊपर काम करो। और यही रियल नेटवर्किंग है दोस्तों। तो ये जो मेरी जर्नी है आप देख सकते हो, ये मेरा 10वीं कक्षा का फोटो है। तो लोग भी घर के सामने आए तो भी मैं डरता था, बात करने से शर्माता था। ये मैं जब प्राइमरी टीचर हुआ करता था तब की फोटो, ये मैं डीएड में जब स्टूडेंट था तब की फोटो, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था स्टूडेंट एज तब की फोटो, ये मैं जब डीएड कॉलेज में एज ए लेक्चरर था सन 2001 में। इधर जो ऊपर लास्ट में 3 नंबर का जो रो है सामने वाला, उसमें मैं खड़ा हूं। ये हमारा 21 लोगों का स्टाफ था। डीएड कॉलेज में मैं बच्चों को पढ़ाता था। सबसे पहले मैंने इन्हीं लोगों को समझाने की कोशिश किया कि आ जाओ, मिलजुल के काम करते हैं। प्लान मैंने दिखाया था इनको, 7-8 मिनट में मेरा प्लान हुआ था। उनको मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, 10,000 रुपए भरना है,
2 लोगों को जोड़ना है, हफ्ते को 10 लाख 2,10,000 आएंगे। तो एक ही स्ट्रोक पे 27 के 27 लोगों ने ना बोला। ये मेरा स्टाफ था, साला कोई नहीं जुड़ा उस समय। ये मेरे स्टूडेंट थे। मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जर्नलिज्म भी करता था, एंकरिंग भी करता था, बड़े बड़े प्रोग्राम को भी होस्ट करता था, व्याख्यान के दौरान लोगों से बात करता था, मिलता था, जुलता था, मीडिया में भी काम किया। हिंदुस्तान का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल जैन टेलीविजन, उसमें मैं महाराष्ट्र का ब्यूरो चीफ हुआ करता था। 1 साल तक, एमएड के बाद 1 साल तक मैंने इधर काम किया। दिल्ली में जाके मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता था एज अ एंकर। उसके बाद फिर मैं मुंबई आया। मुंबई में भी मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता था एज अ ब्यूरो चीफ। तो मीडिया से भी मेरा ताल्लुकात अच्छा था, पॉलिटिशियन से भी ताल्लुकात अच्छा था, समाज सेवी संस्था से भी ताल्लुकात अच्छा था। तो जान पहचान अच्छी थी, लोगों से मिलता जुलता था, बातें करता था। 15 अगस्त 2006 में मैंने शादी किया। तारीख जरा ध्यान से सुनना। 15 अगस्त हमारे भारत में एक बड़ा त्योहार होता है। इसी दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, और इसी दिन मैं पारतंत्र में चला गया, क्योंकि मैंने शादी किया। 15 अगस्त 2006 हिंदुस्तान का ये पहला शादी था। मैं महाराष्ट्र और एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान का पहला शादी था जो 15 अगस्त के दिन हुआ। तो आप बोलेंगे सब 15 अगस्त के दिन लोग शादी नहीं करते, क्या करते होंगे, लेकिन मेरा शादी कुछ अलग था। मैंने 15 अगस्त के दिन शादी किया, लेकिन उस शादी में किसी मंगल पूजा या फिर मंगल अष्टक हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं, ये नहीं हुआ। तो मेरे शादी में सिर्फ 2 ही गाने बजे। पहला गाना था वंदे मातरम और दूसरा गाना था राष्ट्रगान। यस। तो जन गण मन अधिनायक जय है। तो लास्ट में हम 3 नारे लगाते हैं, भारत माता की जय। तो पहले भारत माता की जय ने मेरी बीवी ने मुझे वरमाला पहनाई। दूसरी भारत माता की जय ने मैंने मेरी बीवी को वरमाला पहनाई। और तीसरी भारत माता की जय में जितने भी लोग थे, मेरे स्टूडेंट थे, मेरे बच्चे थे, सबने तालियां बजाई। यस। और मेरी शादी हुई और टिकी है। लोग बोलते हैं ना कि कैसे टिकती, टिकती है। 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम से और राष्ट्रगान से शादी करने वाला इधर ही खड़ा है। और जिस दिन मैंने शादी किया उसी दिन मैंने मेरी बीवी का चेहरा देखा, क्योंकि मेरे 3 कंडीशंस थी। कंडीशन थी, जिस लड़की से शादी करूंगा उसका चेहरा नहीं देखूंगा। 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम और राष्ट्रगान से जो लड़की शादी करेगी उससे ही शादी करूंगा। और तीसरी कंडीशन थी, दहेज नहीं लूंगा। खुद को नहीं बेचूंगा, दहेज नहीं लूंगा। ये 3 कंडीशन अगर मेरे परिवार को तैयारी है तभी मैं रेडी हूं, नहीं तो कैंसिल। तो घर के सब परेशान। फिर वैसे वैसे करके एक लड़की तैयार हुई एंड आई स्टार्टेड माय मैरिज लाइफ। ये मैं दूल्हा हूं। मेरे कॉलेज में मैंने शादी किया, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था। ये दूल्हे राजा है, ये दुल्हन है, और ये हम दोनों हैं। 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम राष्ट्रगान। वीडियो है, अभी लगेगा। किधर गया है अभिषेक, किधर गया? नहीं वो नहीं, इसमें वीडियो है ना। राष्ट्रीय बाण्याचा विवाह सोहळा, भारत माता की जय। भारत पहला माता माता, ये दूसरी भारत माता और एक तीसरा भारत माता। ये वहां के कुछ लोकल एमपी, मेरे माता पिताजी, मेरे सास ससुर,
लोकल की उधर के जो मैं जिस कॉलेज में काम करता था उस कॉलेज में। लगता है भैया आवाज दो इसको। क्या मोर्चे आंदोलन स्टूडेंट के, और इनका मेरे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ा। यह है हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर स्वामी अग्निवेश। इनके यहाँ मैं 1 साल तक रहा दिल्ली में, नॉर्थ एवेन्यू में रहता था, इनका घर उधर है। आध्यात्मिक जो अटैचमेंट हुआ मेरी इनसे ही हुआ। स्वामी अग्निवेश बहुत बड़ा नाम है, आर्य समाज के एक बहुत बड़े पुरस्कृत है और खूब बढ़िया तरीके से हिंदुस्तान में इन्होंने काम किया है। इनकी बदौलत दोस्तों मैं सब खुद को खुशनसीब मानता हूं। इनकी बदौलत मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिला। उनके साथ मैंने उनके घर दिल्ली में राजाजी मार्ग पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहते थे, राजाजी मार्ग पे। तो उनके घर में जाके इडली खाया, उनके साथ 15-20 मिनट मैंने वार्तालाप किया, उनके साथ मैंने चाय पी। दुर्भाग्यवश मुझे तब ये पता नहीं था कि मैं नेटवर्किंग में आऊंगा और फिर ये फोटो मुझे काम आएगा। राजाजी मार्ग में जाके मैंने उस भगवान को देखा जो मेरे आइडियल थे, इनकी बदौलत। और धीरे धीरे इस बिजनेस में 2013 में मैंने स्टार्ट किया। ये था मेरा स्टार्ट। इस बिजनेस का जो पहला रैंक होता है टीम कोऑर्डिनेटर, तो खंडवा में मैं जब इसी बना तो किशोर आहिरे सर जो हम सब के गॉड फादर है उनको पता चला और मैं विदर्भ का फास्टेस्ट टीसी बना था टीम कोऑर्डिनेटर। और सर का पॉसिबल नहीं था खंडवा में आना, तो सर ने सर के राइट हैंड को भेजा। सर अकोला जा रहे थे, ललित डोंगरे सर, और सर आपने मेरा पहला सत्कार टीम कोऑर्डिनेटर का किया था। उस समय सर से मिलना मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और ललित डोंगरे सर ने मेरा पहला मान सम्मान किया। ये था मेरा स्टार्ट, ये था मेरा स्टार्ट। और आज ये है मेरा प्रेजेंट। प्रेजेंट में बहुत सारी घटना घटी। ये मेरा खुद का ऑफिस है परभणी खानगांव में, जहां पे मैं बैठता हूं। और ये सब जो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दोस्तों, एक ही इंसान के कारण हुआ, जिस इंसान का नाम है मिस्टर किशोर आहिरे सर। आज जो कुछ हम लोग हैं ये सब सर की देन है, सर का गाइडलाइंस है, सर का मार्गदर्शन है, सर का आशीर्वाद है। ये मेरी टोटल टीम, जिस टीम की बदौलत आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं दोस्तों, ये सब मेरे टॉप एनटीसी आरटीसी, ये सब मेरे पिलर्स, जिनके कारण इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ता गया, छोटा सा अचीवमेंट करते गया। मेरे टॉप पिलर्स, ये मेरी कोर कमेटी जहां पे मैं बैठता हूं, जिनके साथ मैं वार्तालाप करता हूं, प्लानिंग करता हूं, और सर के आशीर्वाद से आज पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। ये जो स्मॉल इंट्रो विद चेंज, एक आम इंसान, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पत्रकार, जो जिसके 5 इस बिजनेस में आने से पहले कुछ भी नहीं था, आज वही बंदा करोड़पति बन गया। ये दम मेरे में नहीं है, मैंने पहले ही बोला, ये दम मेरे में नहीं है, ये दम इस इंडस्ट्री में। मैंने मेरा पास्ट भी आपको बताया, मेरा प्रेजेंट भी आपको बताया, और आने वाले दिनों में ये गाड़ बांध दीजिएगा, अगर हम लोगों को मिलना होगा तो कम से कम 3 महीना पहला अपॉइंटमेंट लेके ही मिलना पड़ेगा। ये मुझे विश्वास है क्योंकि ये बैनर इतना बड़ा है। इस बैनर को कम मत समझो दोस्तों, ये बैनर, मैं बोलता हूं ना, माय लाइफ इन बिजनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा विचार है। और उस विचारों का हमें पाइक बन के जीना है, उस विचारों का अनुयायी बन के जीना है। और जो बंदा आने वाले 3 साल 5 साल इस विचारों का अनुयायी बन के काम करेगा, वही बंदा राज करेगा। ये भी ध्यान में रखो, राज करेगा। और ये करने के लिए सबसे पहला हमारा व्हाई क्लियर होना जरूरी है।
क्या क्लियर होना जरूरी है? हमारा व्हाई क्लियर होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को तो डेवलप करते हैं लेकिन अपने आप को सवाल नहीं पूछते क्योंकि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। और ये ना व्हाई क्लियर ना होने के कारण 3-4 प्रॉब्लम खड़े होते हैं माय डियर फ्रेंड। जरा ध्यान से सुने इस बात को, बड़ी गहरी बात बोलने जा रहा हूं आपको। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है, आपको आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, आपके टारगेट आपको नहीं दिख रहे, आपके कुछ गोल्स है वो गोल्स आपको नहीं दिख रहे, आपके ड्रीम क्या है वो आपको समझ में नहीं आए, तो इसका मतलब है आपने अपने आप को कुछ सवाल ही नहीं पूछे। और ये सवाल न पूछने के कारण कुछ मन में, कुछ मस्तिष्क में, कुछ ब्रेन में घोटाला हो गया, प्रॉब्लम आ गया, बड़ा स्कैम हो गया। और ये जो स्कैम हुआ है, ये स्कैम अपने अंदर हुआ है। अभी कौन कौन से, अगर अपना व्हाई नहीं क्लियर हुआ तो 4 प्रकार के स्कैम अपने मन में चलते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, व्हाई ना क्लियर करके बिजनेस किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके मन में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा? जरा जोर से बोलो, कंफ्यूजन। आप बिजनेस तो करोगे, आप माय लाइफ में रहोगे, आप कोट भी पहनोगे, कोई डाउट नहीं, आप टीसी भी बनोगे, आप एटीसी भी बनोगे, बाहर से तो कोट होगा लेकिन अंदर खोट होगा। यस। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, करूं क्या ना करूं। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको धक्का मारना पड़ेगा, आपको एसएमएस के थ्रू, आपको फोन कॉल के थ्रू बोलना पड़ेगा, मैडम काम करो, सर काम करो, 1-to-1 करो, प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट सेल करो, ये आपको बोलना होगा। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ये बिजनेस क्यों करना है ये आपको पता ही नहीं चला। तो सबसे पहला घोटाला कंफ्यूजन हुआ। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर काम तो करते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, करूं क्या ना करूं, करूं क्या ना करूं। ऐसे आरटीपी में आए, अभी भी है, यहां पे बैठे होंगे शायद, लेकिन ध्यान बाहर हो, कब छोड़ेगा, घर जाना है, घर जाने के बाद क्या बोलना है, क्योंकि सामने वाले सवाल तो पूछेंगे 2 दिन किधर थे, तो इधर तो बैठा है लेकिन कंफ्यूज है, घर जाएगा लेकिन कंफ्यूज ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? आवाज नहीं आ रही? कंफ्यूजन, 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 ये पहला कार्यक्रम यहां से शुरू होता है। और कंफ्यूजन ये हमारा माय लाइफ फॉलो का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप कंफ्यूज रह के काम करोगे तो आप तरक्की नहीं कर सकोगे। ये पहला कार्यक्रम होता है। दूसरा कार्यक्रम, आपके मन में डाउट आने लगेंगे। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है तो आपके मन में डाउट आना शुरू हो जाएंगे। डाउट, आपको प्रोडक्ट के बारे में डाउट आने शुरू हो जाएंगे, आपको अपने अपलाइन के बारे में डाउट आना शुरू हो जाएगा, आपको आपके डाउनलाइन के बारे में डाउट आना शुरू हो जाएगा, आपको कंपनी के बारे में डाउट आना शुरू हो जाएगा, आपको सिस्टम के बारे में डाउट आना शुरू हो जाएगा। फिर आप सिस्टम से काम नहीं करोगे, अपनी ही बात मानोगे और उसको सही करने की कोशिश करोगे क्योंकि आपके मन में डाउट है। ये डाउट वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। ये खुद भी नहीं आगे जाते और ये दूसरों को भी नहीं आगे जाने देते। ये नंदी बन के खड़े रहते हैं। ना, मुझे पूछे बगैर तुम नीचे कैसे गए, और नीचे वालों को बोलेंगे मुझे पूछे बगैर तुम ऊपर कैसे गए। तो इनको ऐसा लगता है ये साला अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी है। ये ऊपर वाले अपने नौकर हैं और नीचे वाले भी अपने नौकर हैं। अपन को कुछ की कोई जाना नहीं चाहिए क्योंकि इनके मन में डाउट होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। क्यों होता है डाउट? व्हाई क्लियर? ये दूसरा घोटाला। तीसरा, आपके मन में डर पैदा होगा।
देख ना पाए। आप करना तो चाहते हैं लेकिन डर है नहीं हुआ तो। आप प्लान दिखाना तो चाहते हैं लेकिन डर है नहीं ज्वाइन हुआ तो। आप प्रोडक्ट सेल तो करना चाहते हो लेकिन डर है अगर साला आपने प्रोडक्ट दिया और जैसे ही प्रोडक्ट देने के बाद वो मर गया तो, इसको कुछ हुआ तो। हेलो, तो ये क्या है? डर। तो ये तीसरा घोटाला। पहला कंफ्यूजन, दूसरा डाउट और तीसरा डर। और एक चौथी घटना घटती है। ये तीन चीजों को अगर उसी समय तात्काल इसका बंदोबस्त नहीं किया, व्हाइट क्लियर नहीं किया, तो चौथी घटना घटती है। और उस घटना को प्योर साइकोलॉजी में बोला जाता है फेनिया, मेनिया, सिजोफेनिया। कुछ लोग इसको फेनिया बोलते हैं, कुछ लोग इसको मेनिया बोलते हैं और कुछ लोग इसको सिजोफेनिया बोलते हैं। जब कंफ्यूजन, डाउट और डर ये तीन चीज एक जगह पे आती है तो दिमाग चलना बंद होता है। और जब दिमाग चलना बंद होता है तो उसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि वो बीमार पड़ता है फिर। और ऐसे बहुत सारे दुखी बीमार अपने बिजनेस में भी है। इनको ना मानिक यादव सुधार सकता है, इनको ना दिगंबर सोनवणे सर सुधार सकते हैं, इनको ना ललित डोंगरे सर सुधार सकते हैं, इनको ना सौरभ सर सुधार सकते हैं। इनकी एक ही गोली है, हॉस्पिटल। दवा पानी करे बगैर ये अपने आप को नहीं बदल सकते। तो वहां तक जाने से बेहतर है दोस्तों व्हाइट क्लियर। ये सर ईमानदारी से जवाब देना तैयार हो? क्या आप अपना व्हाइट क्लियर करना चाहते हो? अपना व्हाइट क्लियर करना चाहते हो? अपना व्हाइट क्लियर करने का एक आसान तरीका मैं आपको आज समझाने के लिए आया हूं और ये मेरी 10 साल की मेहनत है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका व्हाइट क्लियर हो जाए तो इसका एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बोलने जा रहा हूं। अगर चाहते हो कि सर ये कम समय में मेरा माई लाइफ करने का मकसद, मेरा पर्पस, मेरा गोल, मेरे ड्रीम्स, ये सब परचेज मेरे दिमाग से निकलना चाहिए, ये सब डाउट मेरे मन से निकलना चाहिए, ये सब डर मेरे मन से निकलना चाहिए, ये सब कंफ्यूजन मेरे मन से निकलना चाहिए। सर हमें इससे बाहर निकालो, हम तैयार हैं। तैयार हो? ये कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो? ये डाउट से बाहर निकलना चाहते हो? और इस डर से बाहर निकलना चाहते हो? तो एक ही सिंपल सॉल्यूशन है माय डियर फ्रेंड, एक ही सिंपल सॉल्यूशन है। इस बिजनेस के प्रति जब आप काम करोगे, आप किसी भी एक्टिविटी को काम करोगे फील्ड पे जाके, तो उस काम में अपने इमोशन डालना शुरू करो। एक ही सॉल्यूशन है पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में। जो काम आप कर रहे हो उस काम में इमोशन डालना शुरू करो, अपने फीलिंग डालना शुरू करो, अपने भावनाएं डालना शुरू करो। दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ और इस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इस बिजनेस में अगर कम समय में सक्सेसफुल बनना है तो इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फीलिंग्स, अपनी भावनाएं। अगर आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस इस बिजनेस से नहीं जुड़ रहे हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप इस बिजनेस में डायमंड आईटीसी नहीं बनोगे। दोस्तों हम इस बिजनेस में क्यों सक्सेसफुल बने? उसका रीजन एक ही है, इमोशंस। दिगंबर सोनवणे सर का डायमंड का जो सेलिब्रेशन आपने जलगांव में देखा और दिगंबर सोनवणे सर का जो स्पीच था, उस स्पीच को बार बार सुनो। सर मैंने आपका स्पीच 10 बार सुना। उसमें क्या एक सेंटेंस था,
कि जब भी हम फील्ड पे जाते थे, सर का स्टेटमेंट है, सर जब भी दिगंबर सर फील्ड पे जाते थे और जब भी बड़े बड़े दिक्कत आती थी, समस्याएं आती थी, प्रॉब्लम्स आते थे, तब अपने माँ का, अपने पिताजी का, अपने फैमिली का चेहरा देखने की कोशिश करते थे। मतलब इस बिजनेस में जितना प्यार वो अपने बीवी से करते हैं, जितना प्यार वो अपने बच्चों से करते हैं, जितना प्रेम अपने माता पिताजी से करते हैं, जितना आदर उनके प्रति है, उतना ही आदर, उतना ही प्रेम अपनी टीम और अपने बिजनेस के प्रति है। इमोशंस। मुझे एक बेटा है, मुझे दूसरा भी बेटा हुआ था। फ्राइडे के दिन हुआ, सैटरडे के दिन गुजर गया। उस समय मैं एटीसी था, एटीसी एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। जॉब भी करता था और बिजनेस भी करता था, पार्ट टाइम था। फ्राइडे को मेरी बीवी का डिलीवरी हुआ हॉस्पिटल में। सैटरडे को मेरा बच्चा मॉर्निंग 4 बजे गुजर गया। 11 बजे मैंने स्मशान भूमि में जाके वो पूरा जो अंत विधि था वो कंप्लीट किया सैटरडे के दिन। और संडे के दिन 12 बजे मैं सेमिनार हॉल में था। मैंने प्लान दिया, मैंने 200 लोगों को एड्रेस किया व्हेन आई वाज अ एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, क्योंकि मेरे इमोशंस इस बिजनेस से जुड़े थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी बीवी मुझे बोलती थी, जब मैं फुल टाइम बन गया एसटीसी के बाद, तो मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था। बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं घर नहीं पहुंच पाया, मैं फील्ड पे रहा। आज भी 15-15, 20-20 दिन हम घर पे नहीं जाते हैं दोस्तों, घर पे नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। बीवी को, घर वालों को इतना पता है कि बाहर कब जा रहे हैं, घर कब आएंगे, ये हमारे घर वालों को पता नहीं है, क्योंकि बिजनेस के प्रति हमारे इमोशंस है। और इमोशन से ही कंफ्यूजन दूर होता है, इमोशन से ही डर निकल जाता है, और इमोशन से ही कंफ्यूजन, डर, डाउट निकल जाता है और अपना वाई क्लियर होता है। अगर आपको आपका वाई क्लियर करना है तो प्लीज आपके इस बिजनेस में आपके इमोशन डालना शुरू करो। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? एक 2 मिनट लगेगा कि इमोशंस क्या रोल पैदा करता है। तैयार हो? सब ने अपने जगह पे टाइट बैठना है। ट्रेनिंग मीटिंग तो फॉर्मेलिटीज होती है, हम सिर्फ डाटा देते हैं आपको, डाटा। हम सिर्फ आपको नॉलेज दे सकते हैं, हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंसी है वो इंटेलिजेंसी आप आपके इमोशन से ही क्रिएट कर सकते हो, दूसरे में वो ताकत नहीं है। मैंने अभी तक सेल्स की 350-400 किताबें पढ़ी हैं। आज मेरे किताबों का कलेक्शन 3,500-4 हजार कलेक्शन मेरे पास है। मेरा मैक्सिमम समय किताबों में जाता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे दावे के साथ आप सबके सामने ये बोल के सीना ठोक के बोलने जा रहा हूं कि मेरा जो वाय है वो मेरा वाय मेरी मां ने क्लियर किया है। मेरे पिताजी गुजर गए, उनको कैंसर था, और जब मैंने मरते मरते मेरे पिताजी को देखा, मैंने देखा उस मरे हुए पिताजी ने मुझे मेरा वाई क्लियर करके दिया। जब 1 दिन का बच्चा गोद में था, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, उस समय एरिया टीम कोऑर्डिनेटर खुद स्मशान भूमि में जाके खड्डा खोद के उस बच्चे को जब जमीन पे डालता है ना दोस्तों, तब वाई क्लियर होता है। कि क्यों करना है बिजनेस। मेरी बीवी को डिटेक्ट हुआ था गर्भपिशवी का कैंसर। तब ये प्रोडक्ट जब लिया तो वो गर्भपिशवी का कैंसर 3 महीने में एंड हो गया, तब वाई क्लियर हो गया।
मेरा पहला सपना था कार लेना, और मैंने ये सपना देखा था कि मैं कार लूंगा, और जब तक मैं कार नहीं लूंगा तब तक मेरे बेटे का चेहरा नहीं देखूंगा। 6 महीने लगे मुझे। सुबह मेरा बच्चा उठने के पहले मैं घर से निकलता था, और घर आने के पहले बीवी को फोन करके पूछता था बच्चा सोया है क्या। और जब मुझे पता चले कि मेरा बेटा सो गया तब मैं घर आता था। वो उठने से पहले घर से बाहर निकलता था। मैडम 6 महीने लगा, और 6 महीने के बाद जब मैंने पहला कार परचेस किया इंडिगो मांझा, और जब वो मेरे बच्चे ने देखा और जिस प्रकार से उसने मुझे लपेटा, उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, मेरे बीवी की आंखों में आंसू थे, और मेरे घर के सामने एक इंडिगो मांझा नाम की कार खड़ी थी। वो बच्चे के आंसू ने मेरा भय क्लियर किया। वो भावनाएं, वही भावनाएं जब तक हम इस बिजनेस में नहीं डालेंगे दोस्तों, आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। चाहे आप आरटीपी में बैठो, चाहे आप एलटीपी में बैठो, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ो, खुद को सवाल पूछो कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। समझ में आ रहा है? yes. समझ में आ रहा है? yes. आप अभी जो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते के ऊपर आपको चलना है आने वाले 3 साल। और ये क्यों चलना है, इसके 2 चीजें मैं आपको बोलने जा रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। मैं ऐसे 2 टूल्स आपको दूंगा जिससे आपके इमोशंस माय लाइफ से जुड़ जाएंगे, और आपको एक रास्ता दिखाई देगा आने वाले 3 साल। कि आने वाले 3 साल में आपको क्या करना है, आपने क्या बदलाव लाना है, आज के बाद आपने क्या क्या बदलाव आना चाहिए, जो बदलाव कभी हमारे जीवन में आए थे। तो वो 2 टूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, वो मैं आज आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, जहां से आपकी डायमंडशिप की, आईटीसी की और सीलिंग की जर्नी शुरू हो सकती है। तैयार हो? यस। ईमानदारी से बोलता हूं, 3 साल, आने वाले 3 साल इस टूल के ऊपर काम करोगे, अपने आप के ऊपर काम करोगे, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ काम करोगे, कसम भगवान की, कसम मां की, आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती डायमंड बनने से। कोई नहीं ताकत रोक सकती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस, जो मेजर टूल्स इस बिजनेस में आईटीसी बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत अपने खुद से होती है। और ये 2 टूल्स है दोस्तों। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल्स क्लियरिटी, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो स्पष्टता। हमारे काम में क्लैरिटी होना चाहिए, हमारे वर्किंग में स्पष्टता होना चाहिए, हमारे बोली भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए, हमारे वर्तन में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप में ये गुण है, ये टूल्स आपके पास है, स्पष्टता वाला, क्लैरिटी वाला, तो 101% आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हो। और माय लाइफ आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस असल में बहुत इजी है, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बिजनेस के प्रति हमारे इमोशंस नहीं है। और दूसरा, इससे भी बेहतरीन टूल्स है दोस्तों, जिस टूल्स का नाम है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। ये बिजनेस करते करते जो कुछ भी पड़ाव आएंगे, जो कुछ भी छोटी छोटी रैंक आएगी, जो कुछ भी छोटे छोटे अचीवमेंट आएगी, उस अचीवमेंट को पाने की आपके पास क्लैरिटी, स्पष्टता होना जरूरी है, और आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना जरूरी है। ये 2 चीजें अगर आपके पास है तो आपको ये बिजनेस बहुत इजी लग सकता है, क्योंकि आज ये बिजनेस हमें बहुत इजी लगता है, क्योंकि ये 2 चीजें हमारे पास है। अभी इसको और सिंपल करने की कोशिश करता हूं, और सिंपल करने की कोशिश करता हूं। बिजनेस को और लाइफ को, माय लाइफ को और लाइफ को अगर सिंपल करना चाहते हो तो क्लैरिटी, और इस क्लैरिटी के प्रति मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा।
इस 4 सवालों के जवाब आपको देना है ईमानदारी से, लिखना है आपके डायरी पे ईमानदारी से। और जब भी आपको इस बिजनेस करते समय आपके पैर जब डगमगाने लगे, आपके मन में डाउट आना लगे, आपके मन में डर सा आना लगे, आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सके, तब उसी समय इस डायरी को खोल के पढ़ना है विथ इमोशंस। 4 सवालों के जवाब देना है आपको अपने आप को। सबसे पहला सवाल, व्हाट डू आई वांट? इस बिजनेस से मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर आपको ही पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो इसका मतलब है ये बिजनेस आप इमोशंस के साथ नहीं कर रहे हो, आप आपके इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हो और दूसरों के इमोशन के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो लोगों का चाह दिया होता है इस बिजनेस से पैसा चाहिए, ऐसा नो, फिटनेस चाहिए, ऐसा नो, घर चाहिए, ऐसा नो, गाड़ी चाहिए, ऐसा नो, कहना चाहिए, ऐसा नो, घूमना चाहिए, ऐसा नो, यही तो चाहते हैं। यहां में जुड़ा हुआ हर एक इंसान जो माई लाइफ कर रहा है, माई लाइफ से क्या चाहता है? पैसा, ऐसा नो, घर, गाड़ी, कहना, घूमना। जो काम हम लोग कर रहे हैं मार्केट में, मैं भी प्रोफेसर था, उस जॉब से ये पॉसिबल नहीं था। पैसा मिलता था लेकिन लिमिटेड था, हेल्थ था लेकिन संभावनाएं बीमारी की ज्यादा थी, घर था लेकिन किराए का था, कहना था लेकिन लिमिटेड था, घूमना था लेकिन लिमिटेड था, गाड़ी थी लेकिन 2 व्हीलर थी, चाहिए थी 4 व्हीलर। लेकिन इसको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, तो वो क्लियर करने के लिए हमें जो चाहिए ये अंक में होना जरूरी है। आपको अगर इस बिजनेस से पैसा चाहिए तो कितना, घर चाहिए तो कितना, कौन सा, कितने रुपीस का, कहना चाहिए तो कितना। तो मैं मेरी बात बोलूंगा दोस्तों, आपकी बात मैं नहीं बोलूंगा, मैं मेरी बात बोलूंगा। मैंने जब इस बिजनेस से शुरुआत किया तो मेरा सिंपल मकसद था कि माई लाइफ बिजनेस से मुझे महीने का 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, और जिस दिन मुझे महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा उस दिन से ये बिजनेस मेरा प्रिंसिपल बिजनेस बढ़ेगा, ये मैंने ठान लिया था। और दोस्तों जैसे भी इस बिजनेस में एसटीसी बना, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, 7 महीना लगा मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, और 7वें महीने में मैं स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर था, और 7वें महीने का मेरा इनकम था 1,12,000 रुपए। जैसे 1,12,000 रुपए देखा, मैंने मेरे जॉब को रिजाइन दे दिया, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, उतना इमोशनली भी हूं। और फिर मैंने जॉब छोड़ के इस बिजनेस को एज अ करियर लिया। उस दिन से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कितना चाहिए आपको इस बिजनेस से, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल, व्हाई डू आई वांट? क्यों चाहिए? जी हां, चाहिए, लेकिन क्यों? आपको पैसा चाहिए, क्यों? आपको फिटनेस चाहिए, क्यों? आपको घर चाहिए, क्यों? आपको गाड़ी चाहिए, क्यों? आपको गहना चाहिए, क्यों? कि दूसरों के पास है इसलिए, तो आप कंफ्यूजन ही रहोगे। और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इसमें और एक सवाल आता है, कितना खुद के लिए चाहिए और कितना दूसरों के लिए चाहिए। अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने का मिलेगा तो इस 1 लाख रुपए में मुझे मेरे लिए कितना और मेरे परिवार के लिए कितना, यह आपको आज पता होना चाहिए। और जब यह सवाल आपको पता रहेगा, तब
आपकी अंदर वो क्लैरिटी वाला जो पॉइंट है वो काम करेगा। तीसरा, इससे भी बेहतर सवाल है दोस्तों, एट व्हाट कॉस्ट आई वांट इट। ये पाने के लिए, ये पैसा, फिटनेस, घर, गाड़ी, गहना, ये पाने के लिए मैं क्या क्या समर्पण कर सकता हूं, एट व्हाट कॉस्ट। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है माय डियर फ्रेंड जो पाने के लिए आपको फ्री में मिल जाए। ना ना ना, जीवन में सक्सेस चाहते हो तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हेलो, कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। आपने 2500 रुपए दिए इसलिए तो आरटीपी में आए, ऐसा नो? यस। आप खुद को यह सवाल पूछना चाहिए, ये पाने के लिए मैं क्या क्या समर्पण कर सकता हूं। जी हां, आपको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। मैं समय पे घर नहीं जाऊंगा, फिर भी ये समर्पण करने के बाद भी मुझे इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं, ये बिजनेस करते करते लोग मुझे अपमानित करेंगे, फिर भी इस बिजनेस को मुझे करना है। हाँ, ये बिजनेस करते समय मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ शायद कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहेगी, लेकिन फिर भी ये मेरी परीक्षा होगी, मुझे माय लाइफ को न्याय देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है जिस दिन आपके बच्चे का बर्थडे होगा उसी दिन माय लाइफ का सेमिनार भी होगा। वो समर्पण मांगेगा कि बच्चे के बर्थडे पार्टी में अटेंड जाना है या फिर सेमिनार में जाना है। तो क्या आप समर्पण करना चाहते हैं? ये होने के बावजूद भी मुझे इस बिजनेस को करना है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है तो ये बोलो। समझ में आ रहा है? तो ये सवाल का जवाब कौन देगा? आवाज में है। और किसको देगा? चौथा सवाल, हाउ लॉन्ग आई वांट इट। ये जो मैंने ठाना है, पैसा, फिटनेस, घर, गाड़ी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? कितने साल में मुझे ये चाहिए? कितने साल में मुझे एनटीसी बनना है? कितने साल में मुझे आईटीसी बनना है? कितने साल में मुझे 2 लाख 10 तक पहुंचना है? कितने साल में मुझे डायमंड बनना है? हाउ लॉन्ग, टाइम कितना लगेगा? दोस्तों, आमतौर पर अगर मैं बात करूं, मैं हमारी बात करता हूं, हमें यहां तक आने के लिए 8-8, 9-9, 10-10 साल लगे। क्योंकि हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो रास्ते नहीं थे कि कैसे चले। हमें पता नहीं था कि किस प्रकार से लेन ओपन होते हैं, किस प्रकार से प्लेसमेंट होती है। हमें यह पता नहीं था क्योंकि कोई डायमंड बना नहीं था माय लाइफ में, कोई आईटीसी बना नहीं था। किसी एक को बनते हुए देखा, वो मुंबई में बना होगा, वो केरल में बना होगा, वो किसी और जगह पे बना होगा, किसी एक को बनते हुए देखा था और ठान लिया कि इसको इतना दिन लगा तो अपन को ये इतने दिन में कवर करना है। हाउ लॉन्ग? तो हमें यहां तक पहुंचने के लिए 8 साल 9 साल लगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, जो संघर्ष, जो मेहनत, जो परिश्रम, जो हार्ड वर्क हम लोगों ने किया, चाहे वो ललित सर हो, चाहे वो दिगंबर सोनोने सर हो, चाहे वो आपके सब एनटीसी एंड अबाउट लीडर हो, चाहे सौरभ सर हो, चाहे मैं हूं, हमें यहां तक पहुंचने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ा, आपको उतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप जरा आपकी एनटीसी से बात करो, कभी आप प्रकाश पाटिल सर से बात करो कि आप जब इस बिजनेस को शुरू किया था तब की सिचुएशन क्या है। आप कभी दुर्गेश भाई से बात करो, आप कभी चेतन सर से बात करो, आप कभी बबलू भाई से बात करो,
आपके जितने भी रिस्पेक्टेड एमटीसी सीटीसी आज टॉप रैंक के हैं, कभी उससे बात करो कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया था सर, तो माहौल कैसा था, सिचुएशन कैसी थी। अरे यार, आंसू आ जाएंगे, आंसू, आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आपके लिए तो सब आसान है, ऐसा ना? हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो उसको एक ही ब्रांड था, आज आपके पास 7 ब्रांड है। हमने जब बिजनेस शुरू किया तो 5 प्रोडक्ट थे, आज आपके पास 120 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो प्रोडक्ट आने के लिए, लाने के लिए हमें 500 किलोमीटर तक जाना पड़ता था, आज आपको 50 किलोमीटर दूरी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एजुकेशन लेने के लिए हमें रात भर जाग के एजुकेशन लेना पड़ता था, आज एजुकेशन आपके गांव, आपके घर तक पहुंच चुका है। तो आसान हमारे लिए था या फिर आज आपके लिए है? मानते हो इस बात को? मानते हो? लेकिन क्यों आपको टाइम लग रहा है? क्यों एक ही रैंक में आप इतने दिन से पड़े हुए हो? क्यों आप ईगल बने हो, 6 महीने से ईगल हो? क्यों आप टाइगर में 8 महीने से जी रहे हो? क्यों आप टीसी बन के साले घूम रहे हो इधर उधर? 6 महीना हुआ टीसी बन के घूम रहा है, कब साला कुत्ता एटीसी बन के घूम रहा है, एसटीसी बन के घूम रहा है, साला में एसटीसी बन गया। क्या झंडा गाड़ा तूने? कुछ नहीं किया, भूल गया सब। जब डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था तो काम कैसे करता था मेरे भाई? आज ईगो आ गया, आज किसी ट्रेनिंग में बैठता नहीं, किसी मीटिंग में बैठता नहीं, जीटीएस अंदर है तो बाहर खेल रहा है। अपने आप को सवाल पूछना जरूरी है दोस्तों। स्पष्टता, क्लियरिटी जब दिखती नहीं तो इतना ठोकती है ना, इतना ठोकती है, उसकी आवाज भी नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है, दर्द बहुत होता है। पता नहीं चलता कहां से ठोक रहा है, आगे से ठोक रहा है कि पीछे से ठोक रहा है, लेकिन इधर दुखता है, इधर। समझ में आ रहा है? स्पष्टता होना जरूरी है। और ये 4 सवाल आपको इस बिजनेस को सिंपल करने में आपको आसानी आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये बहुत ही बढ़िया टूल्स है। मैंने रतन टाटा जी का एक स्टोरी सुना, और रतन टाटा जी एक पत्रकार से बात करते हुए वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन की सबसे बढ़िया बात क्या रही होगी, तो मैंने डिसीजन लेने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की, चाहे वो गलत डिसीजन होगा, लेकिन मैंने लिया। नैनो का प्रोजेक्ट रतन टाटा जी के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऐसा ना? 1,20,000 की गाड़ी आम इंसान के लिए बनाना, ये उस समय की बात है दोस्तों जहां पे गाड़ियां 10-10 लाख की बिकती थी। उस समय ये बंदा सपना देखता है कि मेरे हिंदुस्तान वासियों के लिए 1,20,000 की गाड़ी मैं उसके घर के सामने खड़ा करूं। क्या हुआ? नैनो का प्रोजेक्ट बंद हुआ, ऐसा ना? लेकिन आज भी रतन टाटा अगर मुंबई में है और अपने घर से निकल के ऑफिस पे जाते हैं तो नैनो में जाते हैं, रेंज रोड में नहीं जाते, नैनो में जाते हैं, क्योंकि उनको ये प्रूव करना है कि मेरा डिसीजन गलत था, लेकिन डिसीजन लेने में किसी प्रकार की उन्होंने कंजूसी नहीं की। उसी प्रकार इस बिजनेस में भी अपने आप को कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, समय समय पर खुद के डिसीजन लेना पड़ता है, अपने अप्लायंस के सहयोग से, अपने डाउनलाइन के सहकार्य से। तो जब ये डिसीजन लेने की बात आती है तो सबसे पहले खुद को सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन से आप आपके चाहत की तरफ नजदीक जा रहे हो? ये सवाल, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कौन कौन से पर्याय है, उस पर्याय के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या समर्पण करना पड़ेगा, यह आपको पहले ही पता होना चाहिए। कौन से स्किल को सीखना होगा? अगर आपको आईटीसी जाना है, आपको डायमंड जाना है, आपको 2,10,000 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आपको प्लान, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और उसका इंप्लीमेंटेशन,
हाउ टू बिल्ड अप द टीम आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मेसिंग पता होना चाहिए, वो स्किल हमें सीखना चाहिए जो ललित डोंगरे सर ने आपको बताए होंगे, जो दिगंबर सोनवणे सर ने आपको बताए होंगे। उस स्किल को हमें सीखना ही पड़ेगा। पिक अप द बेस्ट ऑप्शन, आपके एरिया के मद्देनजर रखते हुए, आपके वर्किंग स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए अच्छे से पिकअप को आपको अच्छे से ऑप्शन को आपको पिकअप करना है। उसके साथ साथ उस प्रोसेस को आपको लिखना होगा। लिखने में कंजूसी मत करो, प्रोसेस को लिखना होगा। लिया हुआ डिसीजन उस फील्ड के लोगों से बताना होगा कि मैंने मेरे लाइफ में डिसीजन लिया है और माय लाइफ में मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूं, इस बिजनेस के माध्यम से मैं ये 2 व्हीलर लेना चाहता हूं, इस बिजनेस के माध्यम से मैं ये फोन लेना चाहता हूं, इस बिजनेस के माध्यम से मैं ये घर लेना चाहता हूं, ये बताना होगा। और समय समय पे टाइम टू टाइम एक्सपर्ट के पास जाना होगा। कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं और कुछ निर्णय सही हो सकते हैं। गलत निर्णय लेने से पछतावा मत करना, क्योंकि वो गलत निर्णय भी आपको कुछ ना कुछ सीख देता है। ऐसा नो? और ये गलत है, ये सही है, काम करते समय आपको पता नहीं चल सकता। इसके लिए इस बिजनेस में एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आज के तारीख में एनटीसी एंड अबव लीडर्स हैं। इन लोगों के पास समय समय पे जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। लिया हुआ डिसीजन कम समय में इंप्लीमेंटेशन कैसा करें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब है अपनी काउंसलिंग करके लेना चाहिए। तो ये चीज अगर आप करते हो तो 100% वो मंजिल नजदीक है दोस्तों, ज्यादा दूर तक वो मंजिल नहीं है। और उस मंजिल तक जाने के लिए आपको और एक चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से सुनना इस चीज को, इस चीज को थोड़ा सा ठीक से समझो। एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक 2 व्हीलर की पिक्चर है। और इस पिक्चर में कुछ एरोज मैंने दिखाए हैं। इस बिजनेस में भी यही एरोज काम करते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है दोस्तों? तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उस डिस्ट्रीब्यूटर की डिजायर। इच्छा, चाहत। आपकी चाहत क्या है? मैंने वो सवाल आपको पूछा था क्लैरिटी वाला। जैसे मोटरसाइकिल हम चलाते हैं, उस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए पहला काम हमें क्या करना पड़ता है? किक। अगर हम किक ही नहीं मारते तो क्या मोटरसाइकिल शुरू हो जाएगी, बाइक शुरू हो जाएगी? नहीं। तो जैसे बाइक को चलाने के लिए किक मारना पड़ता है, वैसे इस बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए अपनी चाहत को हमेशा किक मारना पड़ता है। यही चाहत आपको रास्ते दिखाती है। अगर आप में वो चाहत ही नहीं है, डायमंड बनने वाली चाहत, जब ये पीन इधर लगती है तो कैसा होता है? अलग फीलिंग होती है दोस्तों। जब आपकी एंट्री हो रही है और 1500 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग कुछ अलग होती है। जब हर बार आपके अकाउंट में 2,10,000 रुपए आते हैं और जब आप देखते हो वीक नंबर 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, तो वो फीलिंग कुछ अलग होती है। और यही फीलिंग डिजायर बन के काम करती है। तो सबसे पहले किक अपने आप को मारना शुरू करो। अपनी इच्छा को मत मारो, अपने चाहतों के हिसाब से जीने की कोशिश करो। और चाहतों के हिसाब से जीना है तो डिजायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एरो मैंने दिखाया, ये जो एरो
और यहां पे मैंने लिखा है प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। किक मारने के बाद गाड़ी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन व्हील ही नहीं है मोटरसाइकिल को, बाइक को, तो क्या गाड़ी दौड़ेगी? दौड़ेगी? गाड़ी तो शुरू हुई, लेकिन गाड़ी पंचर है या फिर व्हील ही किसी ने चुराया, गाड़ी चल नहीं सकती। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे बिजनेस में ये व्हील वाला काम क्या करता है? प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। किसकी प्रैक्टिस? 1-to-1 की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। प्रोडक्ट सेलिंग की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। काउंसलिंग की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। सेमिनार की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। फॉर्मेसी की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। हाउ टू ओपन द सेल की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। हाउ टू क्लोज द सेल की प्रैक्टिस, रिपीटेशन। गेटिंग माय पॉइंट?